हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संतोष कुमार और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सब बच्चों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली में ये कहानी भी है और जो 6 क्लास के बच्चे हैं जिन्हें एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करना है और जो वसंत नाम की किताब पढ़ रहे हैं, हिंदी की किताब, उनका चैप्टर 6 है पार नज़र के। तो इस चैप्टर का नाम है पार नज़र के। ये एक कहानी है और मैं छोटा सा हिंट दूंगा कि ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है। साइंस फिक्शन स्टोरी में क्या होता है कि विज्ञान से संबंधित कहानी होती है, भविष्य के बारे में बातें होती है, फ्यूचर के बारे में बातें होती हैं कि जब हमारा साइंस, हमारा टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप कर जाएगा तो हम सब लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ कैसे होने वाला है। अब इसके ज़्यादा मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो हो सकता है इस कहानी का जो एक्साइटमेंट है, जो रोमांच है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो पहले हम लोग अभी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। कहानी का नाम है पार नज़र के। तो वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? सुरंग आप समझते हो ना, सुरंग कहते हैं टनल को। मतलब ज़मीन के अंदर से जाने का एक रास्ता, पहाड़ के बीच से जाने का एक रास्ता। और छोटू कौन है? छोटू इस कहानी में कैरेक्टर है, घर का एक बच्चा है। तो इसका मतलब है कि छोटू अक्सर अपने पापा को इस रास्ते से जाते हुए देखता होगा और उसके मन में क्यूरियोसिटी रही होगी। तभी तो उसने एक दिन ऐसा किया कि उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और उस सुरंग वाले रास्ते में जा पहुंचा। और हम लोग देख ही रहे हैं कि इस कहानी में लिखा हुआ है ना कि आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन फिर भी छोटू ने ये रिस्क उठाया। क्या रिस्क उठाया कि उसने उस रास्ते से जाने की कोशिश की, और उसकी कोशिश के लिए उसने क्या किया कि अपना पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा इस सुरंग में। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। तो जब छोटू उस रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा होगा तो लोगों ने उसे रोका होगा, टोका होगा, घर के बड़े बच्चों ने, घर के और भी लोगों ने, कि छोटू तुम्हें कितनी बार मना किया गया है, तुम्हें उस रास्ते पर नहीं जाना है, तो तुम क्यों जाते हो? तो छोटू पलट करके क्या पूछता है कि फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? आप जानते ही हो कि छोटे बच्चों में ना क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को जिन काम को करने से मना किया जाता है, बच्चे वही काम करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ लग रहा है इस बातचीत से। तो रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच में। किसके किसके बीच में ये बातचीत होती थी, ये टोका टाकी वाली बात? छोटू की माँ और छोटू के बीच में। छोटू कौन है? एक घर का प्यारा सा छोटा सा बच्चा है जिसके मन में क्यूरियोसिटी है कि पापा एक सुरंग वाले रास्ते से रोज़ रोज़ कहाँ जाते हैं, है ना। तो उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। तो चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। चुनिंदा लोग का मतलब क्या है बच्चों? चुनिंदा लोग का मतलब है गिने चुने लोग। गिने चुने लोग कौन से? जिन्हें इस चीज़ की अथॉरिटी मिली होगी, जिनके पास में उस रास्ते से जाने का परमिशन मिला हुआ होगा, है ना। तो छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। और आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। सपोज करो कि ये कोई फेस्टिवल वाला छुट्टी का दिन रहा होगा, सैटरडे हो या संडे, पब्लिक हॉलीडे है ना, ऐसा ही दिन रहा होगा। तो छोटू के पापा घर पर आराम कर रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ में, उसी टनल की तरफ में जिस तरफ से आम लोगों को जाने की मनाही थी।
तो वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना होता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, एक स्लॉट बना हुआ होगा। तो छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, इंटर किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। किसे मौका मिल गया था? ये मौका मिल गया था छोटू को। तो बच्चों, यहाँ तक की कहानी में आप क्या समझ पा रहे हो? यहाँ तक की कहानी में आपको ये समझना चाहिए कि ये कहानी भविष्य के बारे में है और ये एक ऐसी जगह के बारे में है जहाँ पर ज़मीन पर रहने वाले लोग ज़मीन पर नहीं रह रहे हैं, वो ज़मीन के अंदर में रह रहे हैं, है ना। लिखा है ना कि उनकी पूरी की पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी हुई थी और जो भी लोग उसमें से काम करने के लिए जाते थे वो एक टनल, एक सुरंगनुमा रास्ते के जरिए उसमें से अंदर निकल कर के सरफेस के ऊपर, ज़मीन की सतह पर बाहर आते थे। अच्छा, और ज़मीन के अंदर से, कॉलोनी से बाहर जाने का रास्ता कैसा था? सुरंगनुमा था। और इस रास्ते का उपयोग वही लोग कर सकते थे जिनके पास में ये सिक्योरिटी पास हुआ करता था। आप कार्ड समझते हो ना, आजकल के समय में ये जो एटीएम कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, कई जगहों में किसी ऑफिस में, फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक तभी खुलता है जब आपके पास में उसका पासवर्ड हो या आपका थंब आप जैसे समझ रहे हो ना, अंगूठे के निशान अगर मैच कर रहे हो तभी वो दरवाज़ा खुलेगा। या फिर ऐसा होता है कि यू हैव टू इंसर्ट ए कार्ड, आपको एक कार्ड डालना होता है और वो कार्ड रीडर उस कार्ड को पढ़ करके उसे रिकॉग्नाइज करके ऑथोराइज करके उस दरवाजे को खोलता है। तो कुछ ऐसी ही बातें हैं इस कहानी में भी कि छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास उठा लिया और उसके बाद उसने उस रास्ते से चलना शुरू किया और जगह जगह उस रास्ते में दरवाजे थे तो उसने एक दरवाज़ा खोल लिया, दूसरा दरवाज़ा वहाँ भी उसने कार्ड डाला तो वो दरवाज़ा भी खुल गया। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। छोटू आखिर अपने पापा के इस कार्ड से, उसके मन में जो क्यूरियोसिटी थी कि ये रास्ता आखिर कहाँ तक जाता है, उसके पापा रोज़ रोज़ कहाँ जाते हैं, वो जानने की कोशिश कर रहा है। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। कैसे? सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक यंत्रों का मतलब क्या है? सेंसर मशीन्स, कंट्रोलर मशीन्स, है ना। तो इसकी जानकारी नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। डाउटफुल सिचुएशन दिखाने वाली एक हरकत हुई कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। डाउट करने वाली बात है ना। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और जब उस तस्वीर की जांच की गई होगी, उसे मैच किया गया होगा उन लोगों की तस्वीरों के साथ में जिन लोगों को वो सिक्योरिटी पास जारी किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर उसके साथ में मैच नहीं कर रही होगी। तो हो गया ना, अनऑथराइज्ड एंट्री को रोकने की कोशिश शुरू हो गई मशीनों की तरफ से, खतरे की सूचना दे दी गई। और इन सारी गतिविधि, इन सारी एक्टिविटीज़ से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। ये तो होना ही था ना। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। क्यों? छोटू की खैरियत क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने एक गलत काम किया था। उसने अपनी मम्मी पापा से पूछे बिना उस सुरंग में जाने की हिम्मत दिखाई और तो और उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास इस्तेमाल किया, जो कि छोटे बच्चों के लिए था ही नहीं, वो तो उन चुनिंदा लोगों के लिए था जो उस रास्ते का इस्तेमाल अपने ऑफिशियल वर्क्स के लिए,
करते हैं और उन्हें उस चीज़ का परमिशन मिला हुआ है ना। तो सिपाही छोटू को पकड़ करके वापस घर छोड़ाए और घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। यहाँ पर ये बात इसलिए है क्योंकि अक्सर घर में मम्मी पापा जो होते हैं, इन दोनों में से ना मैंने महसूस किया है कि कोई एक नरम स्वभाव का होता है तो कोई दूसरा गर्म स्वभाव का होता है। अगर पापा डांट रहे होते हैं तो मम्मी बचाती है, और अगर मम्मी डांट रही होती है तो अक्सर पापा अपने बच्चों को बचा लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात थी कि छोटू के पापा नहीं होते वहाँ पे तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटू को आज तगड़ी पिटाई लगने वाली थी, लेकिन वो बच गया। अच्छा बच्चों, मैं एक बार ज़रा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने अपने YouTube चैनल का नाम लिखा है न्यू एज कोचिंग। तो आप सब बच्चों को ये न्यू एज कोचिंग, आप इस चैनल को YouTube पर ढूंढें, इसको सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो अगर आप न्यू एज कोचिंग का चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो समय समय पर आप सब बच्चों के लिए मैं जो लेक्चर्स डालता हूँ, सोशल स्टडीज़ के, साइंस के, कंप्यूटर्स के, हिंदी के, इसके नोटिफिकेशन आपके पास में आएंगे और आप अपनी पढ़ाई को पूरा करने में न्यू एज कोचिंग यूट्यूब चैनल का हेल्प, इसका प्रॉपर इस्तेमाल कर पाओगे, है ना। तो नाम क्या है? न्यू एज कोचिंग। ये यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये है ना, मैंने लिख रखा है। तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने बैचमेट्स को भी बताना है, दोस्तों को भी बताना है। इस पर मैंने CBSE बोर्ड के साथ साथ बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, DAV स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी मैंने बहुत सारे लेक्चर डाल रखे हैं और धीरे धीरे मैं उनका पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर करने वाला हूँ। ठीक है बच्चे, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ऐसा किसने कहा? पापा ने कहा। पापा ने छोटू को ऐसा कह करके बचा लिया। उन्होंने मम्मी को समझाया होगा। वो बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी, आई मीन कॉमन आदमी, है ना, आम आदमी, कॉमन आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो अगर आप वहाँ के माहौल में नहीं जी सकते तो इसका मतलब वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ और है। या तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, ठंडक बहुत ज़्यादा होगी, सांस लेने के लिए जिन गैसों की ज़रूरत होती है, आई मीन ऑक्सीजन, उसकी कमी होगी। ऐसा ही कुछ वार्निंग बता रहे हैं छोटू के पापा, है ना। तो छोटू का सवाल है कि तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ, अगर आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता? तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन करके जाता हूँ। ओहो हो, तो बच्चों समझ रहे हो ना आप, स्पेस सूट, मैंने कहा था ना ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस सूट? स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, और सूट एक तरह का ड्रेस है ना। स्पेस सूट का मतलब ऐसी ड्रेस जिसे पहन करके आप स्पेस में, अंतरिक्ष में जा सकते हो, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, जहाँ पे लाइट नहीं होता, जहाँ पर आपके सांस लेने के लिए हवा, ऑक्सीजन नहीं होता, वो जगह स्पेस है। वो जगह धरती से 180-200 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर है। लेकिन यहाँ पर छोटू के पापा बता रहे हैं कि वो जहाँ पे रह रहे हैं उनकी पूरी की पूरी कॉलोनी धरती के नीचे बसी हुई है, और धरती से बाहर सरफेस पर जाने के लिए भी उन्हें स्पेस सूट पहनना होता है। और इसी स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर जा सकता हूँ, ऐसा बता रहे हैं छोटू के पापा। छोटू कौन है? छोटू इस कहानी में वो एक बच्चा है जिसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, है ना, और वो अपने पापा के सुरंग वाले रास्ते के बारे में बहुत क्यूरियस है, जानना चाहता है कि आखिर पापा उस रास्ते से कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जाते हैं। और यहाँ पर अब उसकी बात पापा से हो रही है, तो वो उसके पापा बता रहे हैं कि स्पेस सूट की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। अगर वो ख़ास किस्म के जूते ना पहने तो वो शायद ज़मीन पर ना चल पाएँ। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण, आई मीन
ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी बातें कौन बता रहा है? ये सारी बातें छोटू के पापा छोटू को बता रहे हैं। छोटू सुन रहा था, ऑब्वियसली वो बहुत ध्यान लगा करके सुन रहा होगा, क्योंकि उसकी इन सब बातों को जानने में रुचि थी। पापा आगे बताने लगे। क्या बताने लगे पापा? कि एक समय था कि जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के। यंत्र का मतलब है मशीन्स। बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, किसी स्पेशल ड्रेस के, हमारे पुरखे आई मीन इन एंसेस्टर जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। और इस परिवर्तन की जड़ में क्या था? सूरज में हुआ परिवर्तन। यस बच्चों, सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में कैसा परिवर्तन हुआ होगा? सूरज की गर्मी बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी? सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता, गर्मी, हीट मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवन का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन, नेचुरल बैलेंस बिगड़ गया। कहाँ का? मंगल ग्रह का। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम, इनेबल, मतलब वो दे वर नॉट एबल, अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो बच्चों, अब मैं आपको थोड़ी सी बातें ब्रीफ करना चाहूँगा कि आखिर ये कहानी जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, इसमें जो लोग हैं और जिस ग्रह की बात हो रही है वो कौन सा ग्रह है? वो मंगल ग्रह है। तो ये कहानी मंगल ग्रह के जीवन के बारे में है। जब छोटू के पापा क्या बता रहे हैं कि वो मंगल ग्रह के निवासी हैं, और वो बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब मंगल ग्रह पर रहने वाले सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। वैसे ही जैसे मैं जो कहानी पढ़ रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो, और हम सब लोग धरती के ऊपर रह रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं ना। तो यहाँ छोटू के पिता बता रहे हैं कि धीरे धीरे मंगल के मौसम में परिवर्तन होने लगा। क्यों? क्योंकि इसकी परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। तो सूरज के टेम्परेचर में, सूरज की रोशनी में, सूरज से जो टेम्परेचर हीट मिलता था मंगल ग्रह को, उसमें कहीं ना कहीं कोई बात बदल गई, जिसकी वजह से वहाँ का वातावरण, वहाँ का मौसम, वहाँ का नेचुरल बैलेंस बिगड़ गया। और प्रकृति के बदले हुए रूप में वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और बाकी सारे जीव मनुष्यों को छोड़ करके अक्षम साबित हुए और धीरे धीरे वो मरने लगे। तो यहाँ बता रहे हैं छोटू के पापा कि केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर भी मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान प्राणी है ना। ऑब्वियसली मंगल ग्रह पर भी ये जो मनुष्य हैं वही सबसे बुद्धिमान प्राणी थे। तभी तो बाकी सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव इस बदली हुई स्थिति में जी नहीं पाए, लेकिन मनुष्य जी पाए। छोटू के पापा के पूर्वज जी पाए। उन्होंने बदली हुई स्थिति में भी जीने के तरीके ढूंढ लिए होंगे। कैसे ढूंढा? अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे रह रहे हैं। और ये सारे के सारे यंत्र, ये सारे के सारी मशीनरी सुचारू रूप से प्रॉपरली चलता रहे, इसके लिए हमें बड़ी सतर्कता बरतनी होती है। वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू स्टे केयरफुल। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि छोटू के पापा जो हैं वो एक तरह के साइंटिस्ट हैं, है ना, वैज्ञानिक हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। ये बात किसने कहा? ये बात छोटू ने कहा। उसने अपनी मनसा, अपने एम्बिशंस को जाहिर कर दिया अपने पापा के सामने में कि मैं बड़ा होकर के साइंटिस्ट बनूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। और बिल्कुल अच्छी बात, सही बात कही माँ ने। क्या कहा माँ ने? कि अगर तुम बड़े होकर के साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए खूब पढ़ाई करनी होगी, मम्मी और पापा की बातें माननी होंगी।
और यही बात मैं आप सब बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आप सब बच्चे भी अगर फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, है ना, इस तरह के बड़े बड़े काम करना चाहते हो, तो आजकल के समय में अभी जो तुम्हारी उम्र है, तुम्हें करना क्या है? एक ही चीज़ तो करनी है, बस खूब मन लगा करके पढ़ाई करनी है, अपने टीचर्स और मम्मी पापा की बातें माननी है। और यही बातें छोटू की मम्मी समझा रही हैं। ओके। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा। शिफ्ट खत्म करके जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। शिफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्चुअली में हम सब लोग जब काम कर रहे होते हैं तो आमतौर पर 8 घंटों की शिफ्ट हुआ करती है, 8 to 4 PM, 8 to 5 PM। अगर 1 घंटे का लंच आवर ऐड करो तो होता है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कई जगहों पे ना 24 आवर की वर्किंग होती है। तो क्या होगा? देयर विल बी 3 शिफ्ट्स ऑफ 8 आवर ईच। 8 घंटे की 3 शिफ्ट होंगी। एक शिफ्ट का काम खत्म होगा तो दूसरी शिफ्ट के लोग काम करने आएंगे, उनका काम खत्म होगा तो फिर तीसरी शिफ्ट के लोग काम होंगे, और इस तरीके से वो ऑफिस 24 आवर चलता रहता है। 8 से 4, 4 से 8, 8 से 4 और शाम के 4 बजे से रात के 2 बजे तक। रात के 2 बजे तक नहीं, सोच करके देखो, शाम के 4 बजे से 8 घंटे कितने बजे पूरे होते हैं? सवेरे में 4 बजे तक। सोच करके देखो। मैं आपको बताता हूँ कि ये शिफ्ट कैसे होता है आखिर। पहला शिफ्ट हो गया 8 AM to 4 PM, है ना। तो दूसरा शिफ्ट होगा 4 PM अब इसमें 8 घंटे जोड़ो तो ये होगा 12 AM। और फिर ये जो तीसरी शिफ्ट होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 12 AM। 12 AM में वैसे तो रोमन कैलेंडर का डेट बदल जाता है, लेकिन फिर भी तो ये तीसरी शिफ्ट होगी 12 AM to 8 AM अगेन। ये होता है शिफ्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बातें हो रही थी कि कंट्रोल रूम का वातावरण बदला हुआ था। शिफ्ट खत्म करके जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। किसे? छोटू के पापा की तरफ। वो शायद उन्हें कुछ दिखाना चाहता होगा। वो बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो वो जो शिफ्ट खत्म हुई और वो जो स्टाफ का जो चीफ है वो जो लौट करके जा रहा है, तो एक्चुअली में वो टीवी की स्क्रीन की तरफ में क्या दिखा रहा है, जहाँ पर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि अंतरिक्ष में, मंगल ग्रह के अंतरिक्ष में, मंगल ग्रह के आसमान में कोई चीज़ दिख रही है। वो चीज़ क्या दिख रही है? वो ऐसी कोई चीज़ है जिसकी रोशनी स्टेबल नहीं है। आमतौर पर तारों की रोशनी स्टेबल होती है ना। स्टेबल होती है क्या? तारों की रोशनी में थोड़ी सी झिलमिलाहट सी होती है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट दिख रहा है जिसकी पोजीशन स्टेबल नहीं है। इसका मतलब वो तारा नहीं है, और यह लगातार हमारी धरती, इसका मतलब है कि कहानी की धरती मंगल ग्रह की तरफ में बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ता आ रहा है तो क्या होगा? पहले ये एक बिंदु पॉइंट के रूप में दिखाई देगा और धीरे धीरे फिर इस पॉइंट का साइज बढ़ता होगा। अंतरिक्ष से कोई चीज़ जब धरती की तरफ आती है तो यही होता है ना, उसका आकार जैसे जैसे वो धरती के करीब आता जाता है उसका आकार बड़ा होता जाता है, और जैसे जैसे वो धरती से दूर जाएगा उसका आकार छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर कोई इसी तरह का अंदेशा, एक अंदाज़ा जाहिर किया जा रहा है। अब देखो वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो जो स्टाफ है जो अपनी शिफ्ट का काम पूरा करके जा रहा है और वहाँ छोटू के पापा आ रहे हैं, तो अंतरिक्ष यान तो नहीं है,
अंतरिक्षयान किसे कहते हैं? स्पेस क्राफ्ट, जिसके जरिए हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं। छोटू के पापा ने अपना डाउट बताया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। तो एक्चुअली में जिस शिफ्ट के लोगों का काम मॉनिटरिंग करने का था, उनका काम ख़त्म हो गया और उन्होंने अपने शिफ्ट का ऑब्जर्वेशन छोटू के पापा को बता दिया और कहा कि अब आप इस स्क्रीन पर नज़र रखो कि ये कोई चीज़ जो मंगल ग्रह के वातावरण में, मंगल ग्रह की धरती की तरफ पर आ रहा है, वो क्या है। और छोटू के पापा सोच में डूब गए कि भाई आखिर वो क्या है। क्या सचमुच अंतरिक्षयान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्षयान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्षयानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, पर मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वो इसी तरफ आ रहा होगा तब। तो ये सारी बातें, ये सारे के सारे सवाल छोटू के पापा के मन में उठ रहे हैं। क्या वो जो डॉट, एक पॉइंट सा दिख रहा है स्क्रीन पर, वो कोई स्पेस क्राफ्ट ही है और वो कहाँ से आ रहा है ना? इस सोलर सिस्टम में मंगल के अलावा और कहाँ कहाँ पर जीवन है जो अपना स्पेस क्राफ्ट भेज सकते होंगे, या जो इस स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके मंगल के वातावरण में आने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये जो सारे सवाल हैं, यही सारे के सारे सवाल तो हमारे मन में भी उठते हैं, आपके मन में भी उठते हैं कि क्या इस पृथ्वी, इस धरती के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन है? अभी तक तो हम लोग पता नहीं लगा पाए, लेकिन अभी अगर हमारे आसमान में भी अगर कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है, देन वी कैन थिंक अबाउट इट, वी कैन गेस अबाउट इट। हमारे मन में भी ऐसे ही सवाल उठेंगे जो सारे के सारे सवाल छोटू के पापा के मन में उठ रहे हैं कि क्या इस सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन है, या इस सौर मंडल के बाहर जो ग्रह तारों की दुनिया है उसमें से किसी ग्रह पर जीवन है, और अगर है तो वहाँ पर कैसे जीव रहते होंगे, उन्होंने साइंस में, टेक्नोलॉजी में कितनी डेवलपमेंट की होगी, और क्या उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की कि वो अपना स्पेस क्राफ्ट छोड़ सकें। अभी तक तो हम लोग यही सुनते आए हैं कि हम लोगों के मन में ये सवाल है, हमारे यहाँ साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि हमने अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाया, अपना रॉकेट छोड़ा है, हम लोग चाँद की धरती पर भी जा चुके हैं, मंगल पर हम लोगों ने अपने रॉकेट भेजे हुए हैं, लेकिन मंगल पर अभी तक पृथ्वी के लोगों का जाना नहीं हुआ है। अभी ये डेवलपमेंट, ये चीज़ें बाकी हैं, और अभी भी हमारे वैज्ञानिक पूरी कोशिश के बावजूद भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि क्या इस पृथ्वी के अलावा भी किसी और ग्रह पर, किसी और सौर मंडल में जीवन है। तो छोटू के पापा के मन में भी ये सारे सवाल हैं। तो वो कहते हैं कि अगर वो इसी तरफ आ रहा होगा तो यह संभव हो सकेगा कि हम जान सकें, देखें। अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक हाथ, मैकेनिकल हैंड, रोबोटिक हैंड। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। कौन सी कॉलोनी? मंगल ग्रह पर ज़मीन के अंदर रहने वाले लोगों की कॉलोनी, है ना। तो अध्यक्ष क्या भाषण दे रहे थे कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ में बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब यहाँ पर नंबर 1 का मतलब क्या है कि मुझे लगता है जैसे मंगल ग्रह पर धरती के नीचे की कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं उनके नोमेनक्लेचर को लेकर के बातें हैं। लोगों के नाम अलग अलग नहीं हैं, तो शायद उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है कि यूनिक कोड दिया हुआ है। और वो ये सारे लोग क्या चिंता जाहिर कर रहे हैं? ये लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं इसी के बारे में कि 2 अंतरिक्षयान, 2 स्पेसक्राफ्ट जो मंगल की तरफ में आ रहे हैं। अब आगे देखो बच्चों कहानी में,
कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर करने वाले यंत्र हमारे पास में नहीं हैं। तो उन लोगों ने ये दो बातें कही हैं कि अगर ये अंतरिक्ष हमारे मंगल ग्रह पर आता है और नज़दीक आता है तो हमारे पास में ऐसी मशीनें हैं कि हम इन्हें आसमान में ही नष्ट कर दें, लेकिन हमारे पास में ऐसी मशीनें नहीं हैं कि हम उन्हें फोर्स कर सकें कि भाई तुम अपने अंतरिक्ष यान को सही सलामत ज़मीन पर उतारो। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। तो ये जो कॉलोनी के अध्यक्ष की मीटिंग हो रही है, वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी बना रही हैं कि हम इस स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में बेकार सकते हैं। अच्छा, उन्हें ज़मीन पर उतरने देंगे, उतरने के बाद में हम इन्हें बेकार कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको जो अभी तक फीडबैक, जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट पता चली है, उसके हिसाब से इस स्पेस क्राफ्ट में कोई आदमी नहीं है, कोई जीव नहीं है ना, कोई ऑटोमेटिक पायलट की जैसी चीज़ है, रोबोट की जैसी चीज़ है, और ये या फिर कहीं दूर से गाइड किए जा रहे हैं रिमोट कंट्रोल से। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले कि हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यंत्रों को, इन स्पेस क्राफ्ट को बेकार कर दोगे तो जहाँ से ये भेजे गए हैं उस ग्रह के लोगों को पता चल जाएगा कि इस ग्रह पर भी इस तरह की साइंस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, या यहाँ पर बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल बीइंग हैं, जिन्होंने हमारे रॉकेट को, स्पेस क्राफ्ट को नष्ट कर दिया। तो फिर आगे क्या कहते हैं वो कि जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वो कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमारे यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए कि जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो, उन्हें डाउट हो, उन्हें पता न चले कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वो लाभ उठा सकें। तो अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अब नंबर 3 कौन है? नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो हम लोगों ने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बातें पढ़ी। नंबर 2 जो थे वो साइंटिस्ट थे, नंबर 1 जो थे वो अध्यक्ष थे, और नंबर 3 जो हैं वो समाज की व्यवस्था का ख्याल रखते थे। उनका सुझाव ये था कि भाई हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन लोगों को कुछ पता न चले कि यहाँ मंगल ग्रह की धरती पर उनके लिए कुछ काम की चीज़ें हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि मंगल ग्रह की धरती पर काम की चीज़ें हैं तो आगे चल कर के वो बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट भेज सकते हैं और यहाँ से रिसोर्सेज को, यहाँ की चीज़ों को उठा करके ले आ सकते हैं, यहाँ की चीज़ों को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा है ना बच्चों? आजकल के समय में भी ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम हो रहा है तो हमारे साइंटिस्ट 2 चीज़ें देखते हैं कि भाई चांद पर या मंगल ग्रह पर रहा जा सकता है कि नहीं, अगर रहें तो कैसे रह सकते हैं। दूसरी बात कि वहाँ की ज़मीन पर, वहाँ की ज़मीन के अंदर में कोई ऐसी कीमती चीज़ नहीं है ना जिसे हम धरती पर ला करके इस्तेमाल कर सकें। ऐसी बातें उठती हैं कि क्या चांद की धरती में, मंगल ग्रह की धरती में हमें यूरेनियम मिल सकता है, प्लूटोनियम मिल सकता है, जो बहुत ही महंगी धातु मानी जाती है, जिससे हम एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु शक्ति का काम ले सकते हैं। तो वो ये दोनों के दोनों जो धातु हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, बहुत ही महंगे धातु हैं। तो उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। चोंगा कहने का मतलब है फ़ोन का रिसीवर उठाना। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। मतलब 2 स्पेसक्राफ्ट जो आ रहे थे मंगल ग्रह की धरती पर, उसमें से एक उतर चुका है।
वह दिन छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, वेरी इम्पोर्टेंट डे। क्यों? क्योंकि पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने अपने पापा से पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने ऐसा बताया। तो बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है वो मंगल ग्रह की धरती पर उतरा है और ये मंगल ग्रह के लोग हैं जो अपने कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं और यहाँ से एक बड़े से स्क्रीन पर वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इस अंतरिक्ष यान का, जो कहीं बाहर से आया है और मंगल ग्रह की धरती पर उतरा है। और आप देख रहे हो ना, ये उसका एक रोबोटिक आर्म है। और मंगल ग्रह के लोगों को दिखाने की जो कोशिश की गई है उस कार्टून में, इस डायग्राम में, आप देखो कैसे दिख रहे हैं मंगल ग्रह के लोग। ये देखो, इनकी आँखें, इनकी गर्दन, इनके चेहरे, है ना। तो दिस इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, हम लोग बस कल्पना ही कर सकते हैं। अभी तक हमें पता कहाँ चल पाया है कि सचमुच में मंगल ग्रह पर लोग हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो कैसे हैं, अभी तक पता नहीं चल पाया। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और था। किसका ध्यान कहीं और था? शायद ये जो छोटा बच्चा है जो इसमें दिख रहा है ना आपको, हो सकता है इसके बारे में बातें हों कि इसका ध्यान कहीं और था। ये देखो, ये जो छोटा सा बच्चा है ना। बच्चे थोड़े से शरारती होते हैं, नटखट होते हैं, उनके मन में तमाम तरह के सवाल होते हैं ना। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। लेकिन उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। छोटू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने गलती की, तभी तो उसको एक झापड़ मिला। मगर उसकी तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। तो वो लाल बटन दबाने से कुछ ऐसी बात हुई कि कहीं न कहीं एक अलार्म सिग्नल चला गया उस अंतरिक्ष यान, वो बाहरी अंतरिक्ष यान के पास में, जिसकी वजह से उसका जो यांत्रिक हाथ बाहर निकला हुआ था, जो मंगल ग्रह की मिट्टी उठाने की कोशिश कर रहा था, उसकी हरकत रुक गई और उसका हाथ बेकार हो गया। अब उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने, स्टेटमेंट ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो अभी तक हम ये सारी सीनरी, ये बातें बता रहे थे कि मंगल ग्रह के लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं पृथ्वी से भेजे हुए एक स्पेस क्राफ्ट को लेकर के, कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जहाँ से ये स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है, मेरा मतलब है पृथ्वी, अपनी पृथ्वी जहाँ पे हम आप रह रहे हैं, वहाँ आपने नासा का नाम सुना ही होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका का बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो अक्सर अंतरिक्ष से संबंधित स्पेस के बारे में काम करता है। रॉकेट्स बनाना, शटल्स बनाना, सैटेलाइट्स भेजना, अंतरिक्ष पर नज़र रखना, है ना। तो नासा के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जा रहा था। क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा था? कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है।
तो बच्चों उसका जो अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ था वो कैसे बेकार हो गया था? वो छोटू की गलती से। छोटू ने एक जो कंसोल से रेड बटन दबाया था उसी की वजह से ऐसी कोई बात हुई जिसकी वजह से पृथ्वी से भेजे हुए वाइकिंग यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। और ये सारी बातें कौन से लोग कह रहे हैं? नासा के साइंटिस्ट पत्रकारों को एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। तो इसके कुछ ही दिनों के बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। क्या छापा? कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इसी मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह से जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो देख रहे हो ना बच्चों कि ये कहानी कहाँ पर ख़त्म की जा रही है? एक सस्पेंस के साथ में, पजल के साथ में, एक क्वेश्चन मार्क के साथ में ये कहानी ख़त्म हो रही है। क्या कि पृथ्वी के वैज्ञानिक इस बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं अखबारों में कि भाई हम लोगों ने जो अपने स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग भेजा था वो मंगल की धरती पर पहुंच चुका है। उसका यांत्रिक हाथ जो खराब हो गया था वो अब सही हो गया है और उसने वापस मंगल की धरती से मिट्टी के सैंपल उठाना शुरू कर दिया है। और इस मिट्टी के अध्ययन करके, उसकी रिसर्च एनालिसिस करके ये पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह की धरती पर भी पृथ्वी की तरह से जीव बसते हैं? मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह से जीव हैं? क्या वहाँ पर लाइफ है किसी भी फॉर्म में? तो बच्चों इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म होती है। आप नीचे देख रहे हो कहानी के लेखक का नाम है जयंत विष्णु नार्लिंकर, JV नार्लिंकर। ये भारत के एक वैज्ञानिक रहे हैं। अंतरिक्ष को लेकर के इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। मैं इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा आप सबके साथ में। तो इस कहानी में आपने देखा कि जिस तरीके से हम लोग सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बारे में सोचते हैं, वहाँ अपने स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, वहाँ लाइफ है या नहीं है ये जानने की कोशिश करते हैं, उसी तरह की बातें, उसी तरह के सवाल अगर किसी और ग्रह पर जीवन है, किसी और प्लैनेट पर, किसी और सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट पर अगर लाइफ है तो वे लोग भी ऐसा ही कुछ सोच सकते हैं। अगर हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट उनकी धरती पर लैंड करता है तो जो बातें हम लोग सोचते हैं कि क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन है, वहाँ के जीव कैसे रहते होंगे, हमारी धरती पर जो कभी कभी उड़न तस्त्रियाँ UFO देखने की बातें होती हैं, तो हमारे मन में सवाल आता है ना कि क्या ये किसी दूसरे ग्रह से भेजे गए जीवों का यान तो नहीं है? ऐसा ही सवाल उठेगा उस ग्रह पर रहने वाले लोगों के मन में भी अगर हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट उनकी धरती पर लैंड करता है तो मैं आप सब बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब भी बच्चे बड़े होकर के साइंटिस्ट बनो, है ना? क्योंकि ये स्पेस साइंस, अंतरिक्ष की दुनिया बहुत विशाल दुनिया है। इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। अरबों तारे हैं और अरबों तारे और करोड़ों ब्रह्मांड हैं, मतलब करोड़ों आकाश गंगाएं हैं अंतरिक्ष में। इस अंतरिक्ष का कोई और छोर नहीं है, इस ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो कुछ कह रहे हैं कि सिकुड़ रहा है, कुछ कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के पार और क्या है, क्या वहाँ भी कोई और ब्रह्मांड है, और अगर ये ब्रह्मांड फैल रहा है तो कहाँ फैल रहा है, और अगर इस ब्रह्मांड में इतनी आकाश गंगाएं हैं, इतने सारे सोलर सिस्टम हैं, इतने सारे सूरज, इतने तारे, इतने ग्रह हैं, तो क्या हम लोग ही अकेले ऐसे लकी भाग्यशाली जीव हैं जो इस पृथ्वी पर हैं? क्या किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है या नहीं है? और अगर वहाँ जीवन है तो कैसा जीवन है, किस तरह के लोग रहते होंगे, किस तरह के
जीव रहते होंगे, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, उनकी साइंस टेक्नोलॉजी क्या होगी, वो क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। देयर आर लॉट मोर क्वेश्चंस नीडेड टू बी आंसर्ड। और ये जिम्मेवारी आप सब बच्चों पर है कि आप सब बच्चे बड़े होकर के साइंस के इन सारे पजल्स को सॉल्व करो, इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाओ। तो आज मैंने ये एक साइंस फिक्शन कहानी आपको सुनाई, नज़र के पार, है ना। पार नज़र के मतलब वो चीज़ें जो हमारी आँखों से नहीं दिखती हैं, आँखों के उस पार जो छिपा हुआ है वो। अच्छा बच्चों, एक बार मैं फिर से आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप इसे सर्च करो, इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को बताओ, क्योंकि इस पर मैं आप सब बच्चों के लिए, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास के हों, है ना, आप सब बच्चों के लिए बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, DAV स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आप सब बच्चों के लिए मैंने इस पर बहुत सारा लेक्चर्स अपलोड करके रखा है। आप जब मेरा लेक्चर सुनोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे कोई टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा है, या कोई टीचर आपके सामने में बैठ कर के आपको 1 to 1 ट्यूशन पढ़ा रहा हो, ऐसी फीलिंग होगी। आप अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हो, डाल सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये स्टोरी पसंद आया होगा, ये लेक्चर सेशन पसंद आया होगा। तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने कमेंट्स भी ज़रूर डालेंगे। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। टेक केयर, बाय बाय।